हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और इस प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नंबर है 8 और इस चैप्टर का नाम है पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिज पोषण, ये हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखिए, पादपों में वृद्धि और विकास के लिए पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, या यूं कह सकते हैं पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों को ही पोषण कहते हैं। इन्हीं पदार्थों को पोषण कहते हैं। अब देखिए, ये जो पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता वृद्धि और विकास के लिए होती है, ये पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ और दूसरे होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो हैं, इनको पौधा किस प्रकार से प्राप्त करता है, इस आधार पर ये कह सकते हैं, इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। यानी जीवों को हम दो श्रेणियों में बांट दें, एक तो होते हैं परपोषित और एक होते हैं स्वपोषित। परपोषित और दूसरे होते हैं स्वपोषित। देखिए, परपोषित वे जीव होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, या यूं कहें कि अपना पोषण स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरों से प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाते हैं परपोषित। और इसमें अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। जिसमें इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कवक है। कवक को बाहर से लेना होता है। इसके अलावा प्राणी है, समस्त प्राणी। ये प्राणी भी अपना भोजन बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जबकि दूसरे हैं स्वपोषित। इसमें आते हैं हरे पादप एवं हरे या हरित जीवाणु। कुछ जीवाणु इस तरह के होते हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो हरे पौधे होते हैं, ये स्वपोषित होते हैं, अर्थात ये
कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो स्वयं कर लेते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अर्थात कार्बनिक पदार्थों का निर्माण तो ये खुद कर लेते हैं। और क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पाया जाता है यानी पर्णहरित पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो अपना भोजन का निर्माण ये स्वयं कर लेते हैं। लेकिन कार्बनिक पदार्थ तो बना लेते हैं, परंतु अकार्बनिक पदार्थ इनको बाह्य स्रोतों से ग्रहण करना पड़ता है। और ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं और इनको ही कहते हैं खनिज पोषण। अर्थात ये अकार्बनिक पदार्थ खनिज पोषण होता है, खनिज पोषण, जिसे पौधे बाह्य स्रोत से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहां एक बात फिर सुन लीजिए। देखिए, सभी जीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये पदार्थ पोषण कहलाते हैं। इन पोषणों के आधार पर इनको दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो परपोषित जीव होते हैं, एक स्वपोषित जीव होते हैं। परपोषित वो जीव होते हैं जो अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। अर्थात ये पूरी तरह से दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। स्वपोषित वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अंतर्गत हरे पादप और हरे जीवाणु वगैरह आते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के कारण इनके अंदर कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण तो स्वतः ही हो जाता है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को इन्हें बाह्य स्रोतों से ग्रहण करना पड़ता है। और पादपों में ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं या अकार्बनिक खनिज पदार्थ, इन्हीं को हम कहते हैं खनिज पोषण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि पादपों में ये जो अकार्बनिक पदार्थ अर्थात खनिज पोषण किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, ये कौन कौन से होते हैं और इन खनिज पोषकों की पादपों में क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि पादपों में खनिज पोषकों की आवश्यकता। पौधों में खनिज पोषण, पौधों में खनिज पोषकों, पोषण की जब पोषक कह सकते हैं, जो जिनका क्या खनिज पोषकों की आवश्यकता का अध्ययन। पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकता का अध्ययन, यानी ये खनिज पोषक जो होते हैं वो पौधे में किस प्रकार से आवश्यक होते हैं। देखिए, इसके लिए कई प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, लेकिन यहां हम कुछ प्रयोगों के बारे में बात करेंगे। एक होता है पादप भास्म का विश्लेषण। ये अध्ययन का एक तरीका है कि पादपों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस बात का अध्ययन करने के लिए इस पादप भस्म का विश्लेषण किया जाता है।
अब पादप भस्म का विश्लेषण कैसे करते हैं? देखिए, किसी एक होता ताजा भार, ताजा भार किसी भी पादप भाग को जिसका हमें विश्लेषण करना है, कोई भी तना हो सकता है, पत्तियां हैं या कई ऊतक हैं, किसी भी भाग को हम ले लें और उस भाग को जिसका अध्ययन करना है उसे जब तोल लिया जाता है, उसका वजन नाप लिया जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है? ताजा भार कहलाता है। ठीक है। इस ताजा भार को जब यानी पादप भाग को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में जैसे 1-2 दिन तक तो इसको सुखाया जाता है, 1 या 2 दिन तक, जैसे कहते हैं ना, कोई पादप भाग को सूखने के लिए रख दिया जाता है, और सूखने के लिए रख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें से जो भी बाष्पीकृत चीजें हैं, जल वगैरह है, वो सब इसमें से बाहर हो जाते हैं। निश्चित है, पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा, तो ये उसका कहलाएगा शुष्क भार। शुष्क भार, शुष्क भार का मतलब सूखने के बाद उसमें जो वजन होता है वो उसका शुष्क भार कहलाता है। ठीक है, यानी एक तरह से 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। अब ये शुष्क भार जो है, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो इससे बन जाता है शुष्क भार, और इससे बन जाएगी पादप भस्म। पादप भस्म मतलब पादप की राख। शुष्क भार को देखिए, शुष्क भार में पॉलीसैकेराइड है, लिग्निन है, कोशिका भित्ति है, जीव द्रव के विभिन्न घटक है, ये सब चीजें उपस्थित होती हैं, और इसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भट्टी के अंदर भट्टी में गर्म करते हैं, ऐसे एक तरह से इसको जलाते हैं। तो गर्म करने पर इसमें से जो भी वाष्पशील गैसें होती हैं, जैसे वो ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती है। सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया के रूप में, और कुछ ऑक्सीजन गैस आदि बाहर निकल जाती है। यानी एक तरह से शुष्क भाग, यानी उसको जलाएंगे तो वो निश्चित रूप से धुएं के रूप में वो सब चीजें बाहर निकल जाती हैं, और जो शेष बचा हुआ भाग है वो कहलाएगा पादप भस्म, यानी पादप की राख। ये ऐसे पादप भस्म। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले हम जिस भाग का विश्लेषण करना चाहते हैं उसको ले लेते हैं, फिर उसको 1-2 दिन तक धूप में रखते हैं और 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर पर रखते हैं, तो उसमें से जो जल एवं वाष्पशील जो पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो वजन बचता है वो उसका शुष्क भार कहलाता है, ड्राई वेट्स, और फिर उसको उच्च तापमान पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर भट्टी पर गर्म करते हैं। तो इस शुष्क भार में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, उनमें से जो कुछ ऐसे हैं जो वाष्प के या धुएं के रूप में निकल जाते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सब चीजें बाहर निकल जाती हैं, और शेष जो बचा हुआ भाग है वो कहलाता है पादप भस्म, यानी पादप की राख। ठीक है, पादप भस्म इस पादप भस्म का जब विश्लेषण किया जाता है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को देखा जाता है, तो इस पादप भस्म में विभिन्न प्रकार के लगभग 60 प्रकार के खनिज तत्व होते
और ये 60 प्रकार के जो खनिज तत्व हैं, इनमें से लगभग 30 प्रकार के खनिज तत्व सभी में पाए जाते हैं। यानी 60 में से 30 प्रकार के तत्व ऐसे हैं जो लगभग सभी पादपों में पाए जाते हैं। लेकिन इन 30 में से भी 17 तत्व, इनमें से भी 17 प्रकार के तत्व पादपों में आवश्यक होते हैं। इन्हें अनिवार्य तत्व कहते हैं। अनिवार्य तत्व, एसेंशियल मिनरल्स। अब देखिए, इसमें ये जो पादप भस्म का जो विश्लेषण करते हैं, इस विश्लेषण से ये तो पता चल जाता है कि पादपों में विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन उन तत्वों की क्या उपयोगिता है, क्या ये कितने प्रकार के तत्व ऐसे हैं जो इसमें अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इस बात को जानने के लिए और भी कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहां एक दूसरा प्रयोग है जिसके माध्यम से यह देखा जाता है कि कौन कौन से तत्व पादप के लिए आवश्यक होते हैं। तो एक प्रयोग है बालू संवर्धन प्रयोग, ठीक है। तो यहां पादप भस्म का विश्लेषण करके पादपों में विभिन्न प्रकार के तत्वों की उपस्थिति को पता लगाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। अब देखिए दूसरा, बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन, देखिए इसमें क्या है कि पादपों को बालू के अंदर लगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि बालू लेते हैं, बालू यानी रेत, और उस रेत को HCl से धोया जाता है ऐसे। तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रकार से निर्जर्मीकृत हो जाती है बालू, अर्थात इसमें कोई भी खनिज नहीं होते हैं। खनिज रहित बालू मतलब रेत बन जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ना इस बात को कि भाई इसमें क्या है कि रेत को सबसे पहले HCl के अंदर धो लिया जाता है और इसमें से बालू में कोई भी खनिज नहीं होते हैं, और इसको फिर पानी में डाल करके और इसे सुखाया जाता है। पानी में डालकर सुखा लिया जाता है। ऐसे एक प्रकार से ये वो स्थिति हो गई जब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है, खनिज पदार्थ उपस्थित नहीं है। अब इसमें क्या है कि इस तरह से यहां पर ये बीकर ले लिए
और इसमें बालू भर दिया, बालू, और इस बालू के भरे हुए बीकर के अंदर पादप को लगा दिया, ऐसे। पादप, अब इस बालू में जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के घोल, यानी खनिज तत्वों को घोल करके जो पोष विलयन मिलाया जाता है, यानी एक प्रकार से खनिज तत्वों से, यह खनिज तत्वों का घोल इसमें मिला दिया जाता है। अब मिला दिया जाता है तो पादपों की वृद्धि और विकास सामान्य रूप से होती है, ठीक है। अब एक प्रकार से ये तो एक नियंत्रण पौधा हो गया, ऐसा पौधा जिस पर सब कुछ नियंत्रित है, नियंत्रित पौधा है, या नियंत्रित घोल दे करके और इसको दिया गया है, यानी एक प्रकार से नियंत्रित पौधा जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, खनिज तत्वों का घोल, सभी प्रकार के खनिज तत्वों का घोल जो आवश्यक है। अब दूसरे बीकर में क्या है, ये इस तरह से पादप लगा, अब इसमें इस तरह के जो घोल होते हैं, यानी दूसरे जो बीकर हैं, इनमें भी पादप लगा, अब इनमें सब में बालू भरी हुई है, लेकिन अब इनके अंदर जिस जल को डाला जाता है, विलयन को डाला जाता है, इनमें एक तत्व की कमी का घोल, यानी मान लीजिए इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें मान लीजिए फास्फोरस की कमी का घोल, मान लीजिए इसमें पोटेशियम की कमी का घोल, यानी इन सभी के अंदर किसी ना किसी एक तत्व की कमी कर दी जाती है। दोबारा समझिए, देखिए इस पादप को जो इसको हमने एक प्रकार से सारे तत्व दिए हैं जो भी अनिवार्य हैं, तो उस पौधे की वृद्धि और विकास तो सामान्य होगी, लेकिन दूसरे जो बीकर हैं उनके अंदर जो बालू है उसको हमने ऐसे विलयन से उस घोल को उस विलयन बालू में डाला है जिसमें किसी न किसी एक तत्व की कमी है, और उस तत्व की कमी का निश्चित रूप से उस पौधे के गुणों पर, यानी उसकी वृद्धि और विकास पर कोई न कोई प्रभाव अवश्य रूप से पड़ता है। एक प्रकार से ये अपूर्ण पौधे हैं, अपूर्ण पौधे इसलिए हैं क्योंकि इनमें किसी न किसी एक तत्व की कमी का प्रभाव है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी का प्रभाव नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि इन खनिज तत्वों का पादपों के अंदर प्राप्त होना अनिवार्य होता है। अगर इन तत्वों की कमी होगी, किसी भी एक तत्व की कमी होगी, तो उस कमी का पौधे के अंदर उसका अवश्य रूप से
प्रभाव देखा जाएगा, यानी कुछ ना कुछ उस पौधे में अपूर्णता अवश्य रहती है। तो इसे कहते हैं बालू संवर्धन प्रयोग। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें पादपों का संवर्धन जो किया गया है वो बालू के द्वारा किया गया है। ठीक है, आजकल देखिए बालू के स्थान पर या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर चिप्स वगैरह, या फिर कह सकते हैं क्वार्ट्ज, या फिर एक होता है वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट एक तरह से कृत्रिम मृदा होती है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये वर्मीकुलाइट क्या है? इसी बालू संवर्धन प्रयोग में आता है, क्योंकि बालू इस तरह की मिल नहीं पाती है, तो इसकी जगह वर्मी कोलाइट प्रयोग या वर्मीकुलाइट संवर्धन प्रयोग। नाम से क्लियर है कि इसमें बालू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? वर्मीकुलाइट। अब वर्मीकुलाइट क्या है? ये एक खनिज पदार्थ है, यह एक खनिज पदार्थ है। कौन? वर्मीकुलाइट एक कैसा पदार्थ है? खनिज पदार्थ है जो प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, जो प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। देखिए यहाँ HCl वगैरह, होल वगैरह इस तरह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्राकृतिक आवास में पाया जाता है और हल्के भार, इसका हल्का भार होता है, भार बहुत हल्का है, एवं ये रसायनतः अक्रिय होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति नहीं होती है, और इसकी जल अवशोषण की क्षमता और ऊष्मारोधी अधिक होती है। जल अवशोषण क्षमता व ऊष्मारोधी क्षमता अधिक होती है। तो इसका बालू के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने यहां एक एक बात को डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कई बार कि वर्मीकुलाइट क्या है। तो आप कह सकते हैं ये एक खनिज पदार्थ है। वर्मीकुलाइट एक खनिज पदार्थ है जो प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। इसका ये हल्के भार का होता है, रसायनतः अक्रिय होता है, और इसकी जल अवशोषण क्षमता एवं ऊष्मारोधी क्षमता जो है वो अधिक होती है। एक प्रकार से इसलिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। ये कह सकते हैं इसलिए वर्मीकुलाइट का प्रयोग अधिक किया जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आता है तो आप कह सकते हैं कि आजकल बालू संवर्धन प्रयोग के स्थान पर वर्मीकुलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, और इस जब वर्मीकुलाइट का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? संवर्धन प्रयोग के लिए, तो इसको कहते हैं वर्मीक्लोपोनिक्स। ये कहते हैं। तो एक प्रश्न बन सकता है कि वर्मीक्लोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो कहेंगे पादपों में खनिज लवणों के पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन के लिए जब वर्मीकुलाइट का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी कृषि या इस तरह की खेती जिसमें हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्मीकुलाइट का प्रयोग कर रहे हैं,
तो उसे हम वर्मीक्लोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब पहला तो हो गया, हमने रसायन रूप से पादप भस्म का विश्लेषण करके ये पता लगा लिया कि भाई पादपों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा, हमने बालू संवर्धन प्रयोग के आधार पर ये पता लगा लिया कि पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर उनकी कमी हो जाती है तो पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के अभाव लक्षण पैदा हो जाते हैं। आजकल एक तीसरा तरीका और है जिसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और वो है तीसरा तरीका जल संवर्धन कृषि, बिना मिट्टी के खेती करना। ये तीसरा तरीका है जिसकी भी कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जल संवर्धन प्रयोग। इसका दूसरा नाम है मृदा विहीन कृषि, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। जल संवर्धन प्रयोग या मृदा विहीन कृषि या हाइड्रोपोनिक्स, ये तीनों एक ही शब्द हैं। अब देखिए, इसमें पहले वाले प्रयोग में हमने बालू के अंदर या वर्मीकुलाइट के अंदर पौधों को उगा करके और देखा गया था। इस बार क्या करते हैं कि जैसे ये एक फ्लास्क या ले लिया या इस तरह से चौड़े मुंह की बोतल ले लेते हैं, इसके इस मुंह पर एक कॉर्क लगा देते हैं और इसमें एक छिद्र करके और इसमें पादप लगा देते हैं और यहां एक छिद्र कर देते हैं जिससे कि ये ऑक्सीजन इसको मिलती रहे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये वृद्धि नहीं करेगी। इसमें हमने जल भर दिया, ये इसकी जड़ें हैं और ये इस पादप की पत्तियां हैं। इसमें क्या है, जल, और इसमें मिला दिया है पोषक घोल, पोषक पदार्थों का घोल। ऐसा घोल जिसमें सभी पोषक पदार्थों की उपस्थिति हो, पोषक पदार्थों का घोल जिसमें सभी तत्व या सभी तत्वों की उपस्थिति हो, ऐसा मिला देते हैं। अब देखिए, यहां मुख्य रूप से देखते हैं कि पेड़ जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। यहां दोनों चीजें इनको जल के माध्यम से प्राप्त हो रही है, यानी मिट्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिना मिट्टी के ही पादप को उगाया जा रहा है। अब ये पादप वृद्धि करते हैं। अब ऐसी स्थिति में दूसरी बोतलों में भी पादप को लगा दिया जाता है, यहां भी कॉर्क लगा करके और इस तरह से पादप, और ये पादप है, ये पत्तियां हैं। ये जल है, जल। अब यहां जल में यहां पोषक विलयन है, पोषक विलयन।
या पोषक पदार्थों का घोल। देखिए एक शब्द का मतलब पोषक पदार्थों का घोल। लेकिन यहां तो इसमें सभी भी चीजें उपस्थित हैं, सभी तत्व अनिवार्य जो भी उपस्थित है वो सब है। लेकिन यहां पर क्या है, किसी एक तत्व की कमी है, पोषक पदार्थों का घोल जिसमें किसी एक तत्व की कमी हो, यानी ऐसा घोल जिसमें किसी न किसी एक तत्व की क्या हो, कमी हो। अब एक तत्व की कमी होगी तो निश्चित रूप से उस कमी का उस पौधे पर प्रभाव देखा जाएगा। यहां इसमें ऑक्सीजन सप्लाई की गई है, और ऑक्सीजन सप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि अगर पादप को, क्योंकि जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अगर ये ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगी तो ये पादप की जड़ें वृद्धि नहीं कर पाएंगी, श्वसन नहीं कर पाएंगी। लेकिन और किसी भी चीज की आवश्यकता जो मिट्टी के अंदर होती है वो यहाँ जल के अंदर डाले जाने वाले पोषक विलयन के द्वारा पूरी कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में पादपों में आसानी से वृद्धि होती है, और यहाँ ऐसे करके एक एक पादप पर यानी एक एक तत्व का अलग अलग करके अध्ययन किया जा सकता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा तत्व पादप के लिए किस कार्य के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह से यहां बिना मिट्टी के पादप को उगाया जाता है, इसलिए इसको मृदा विहीन कृषि और हाइड्रोपोनिक्स के, देखिए आजकल वर्तमान में ये सबसे ज्यादा आधुनिक विधि के रूप में अपनाई जा रही है, क्योंकि जैसे कहीं जलाशय है या कहीं पर पानी की पर्याप्त उपस्थिति है तो वहां पर पेड़ों को लगाया जा सकता है, मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे कि आजकल बड़े शहरों में मकान की बड़ी बड़ी जो इमारत है उनकी छतों पर इस तरह के दैनिक उपयोगी पादप जो होते हैं उनको उगाया जाता है, तो वहां पर पाइपलाइन में पानी की सप्लाई करके और पोषक विलयन डाल करके और पादपों को उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो खेती है इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ बात की पादपों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। अब इसके बाद आता है कि पादपों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो उन विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, इन तत्वों में क्या सभी तत्व पादप की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं, या कुछ तत्व ऐसे हैं जो ही आवश्यक हैं। भाई हम कई प्रकार के तत्व होते हैं, 105 तत्व मान लीजिए, तो उनमें से करीब 60 प्रकार के तत्व पादपों में पाए जाते हैं, 30 प्रकार के तत्व तो लगभग सब में ही पाए जाते हैं। तो क्या 30 ही प्रकार के तत्व अनिवार्य हैं? ऐसा नहीं है, उनके अंदर कुछ विशेष बातें होती हैं। इस विशेषता की वजह से इन पादपों, इन खनिजों से 17 प्रकार के तत्व जो है वो अनिवार्य श्रेणी में रखे गए। जैसे कहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी होती है जिसके बगैर काम नहीं चलता है या जिसका कोई विकल्प नहीं होता है, वही अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार के पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व, पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व, देखिए अनिवार्य पोषक तत्व किसे कहेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से तत्व अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, पादपों में इन अनिवार्य पोषक तत्वों का क्या महत्व है, इन अनिवार्य पोषक तत्वों को पौधे किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, और उन तत्वों की कमी का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों में, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हमने पढ़ा कि पादपों में खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है
और इस बात का हमने 3 तरीके से अध्ययन किया है। एक तो किया है पादप भस्म का विश्लेषण करके, दूसरा बालू संवर्धन प्रयोग करके जिसमें वर्मीकुलाइट्स का अध्ययन किया था हमने, और तीसरा है मृदा विहीन कृषि यानी हाइड्रोपोनिक्स, जल के अंदर कृषि करना यानी मृदा के बगैर पानी में पौधों को उगाना। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व की अनिवार्यता क्या है और कौन कौन से तत्व अनिवार्य होते हैं और उनका पादपों में क्या महत्व है। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास में जो बताया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहिए, जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको करिए, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।